तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। एंड इसके पिछले एपिसोड भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि लूफी और उसकी पूरी टीम को बगी द क्लाउन किडनैप कर लेता है। हमने लूफी के पास्ट को भी देखा और ये भी कि कैसे उसने डेविल फ्रूट को खाया और उसे पावर्स मिली। जिसके बाद में लूफी, जोरो और नामी एक टीम बनाते हैं और जोकर को हराने में कामयाब हो जाते हैं और सारे गाँव वालों को भी आजाद कर लेते हैं। नाउ अब हम स्टोरी देखते हैं 7 साल पहले की, जहाँ पे हमें शहर ब्लेज दिखाया जाता है। जहां हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम ओसुफ होता है और वो गांव वालों को अलर्ट करता है कि लुटेरे आ रहे हैं। ये सुन वहां मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और डर के वो अपने घरों में छुप जाते हैं। सब ये सेम चीज डेली करता है, तो इसीलिए उसकी बात पर कोई भी यकीन अब नहीं करता। उस पर लोगों का बिलीव खत्म हो चुका था। अब हमें लूफी दिखाया जाता है जो अपनी बोट के लिए पायरेट फ्लैग तैयार करता है। तभी जोरो केबिन से बाहर निकलता है और बताता है कि बोट के अंदर कहीं तो डिफेक्ट है क्योंकि बोट में अब पानी भर रहा है। ये देख के लूफी नामी से नजदीकी आइलैंड पर चलने के लिए कहता है क्योंकि अब उन्हें एक नई शिप की जरूरत है जिससे कि वो अपना सफर कंटिन्यू रख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोर्गन का बेटा शिप पर इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा था जितना अच्छे से कोबी करता है। ये देखकर गार कोबी से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर फाइनली लूफी अपनी टीम के साथ में एक आइलैंड पर पहुंच जाता है जहाँ जोरो जोकर के सर पे रखा हुआ इनाम देखकर बोलता है कि हमें शायद उसका सर हिलाना चाहिए था। वहाँ से निकलने के बाद में लूफी बंदरगाह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे एक शिप काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वही उस शिप पर लूफी की मुलाकात यूसुफ से हो जाती है जहाँ लूफी यूसुफ से बताता है कि वो किसी भी कीमत पे इस बोट को बाय करना चाहता है। तब यूसुफ उसे अपनी मालकिन काया के पास लेकर चला जाता है। लेकिन काया के पास पहुंचने पर हम देखते हैं कि काया काफी ज्यादा बीमार है। उसका सहारा उसका बटलर बना हुआ है जिसका नाम क्लैकेडोर होता है। काया यूसुफ और उसके साथियों को देख के काफी खुश हो जाती है क्योंकि आज उसका 18वां जन्मदिन भी है। इसीलिए काया यूसुफ और उसके साथियों से उसके खुशी में शामिल होने के लिए बोलती है और रात का डिनर करके जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्लैकेडोर को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। सारे जने रात में डिनर करते हैं और लूफी काया से बोट की बात भी करता है। लेकिन जोरो जब से यहाँ पर आया है वो थोड़ा परेशान सा है क्योंकि उसे काया का बटलर क्लैकेडोर थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। जोरो का शक बिल्कुल सही होता है क्योंकि हम देखते हैं कि काया को बीमार रखने में क्लैकेडोर का ही हाथ है। वो दवाई बोलकर काया को दिन ब दिन पॉइजन दे रहा है जिससे वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही है। अब क्योंकि क्लैकेडोर काया का काफी ज्यादा ख्याल रखने का नाटक करता था इसीलिए काया को भी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। एंड इसी भरोसे का फायदा उठा के वो काया से अपनी सारी जायदाद उसके नाम पे कराना चाहता था। पर सारी प्रॉपर्टी क्लैकेडोर के नाम करने के लिए मैसी खिलाफ होता है। मैसी वो बंदा होता है जो काया का बंदरगाह और सारा कारोबार का ध्यान रखता था और क्लैकेडोर किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहता था इसीलिए वो मैसी को मार देता है। यही हमें पता चलता है कि क्लैकेडोर के पास में टेलीपोर्टेशन और 5 ब्लेड्स हैं। तभी हमें घर के 2 नौकर दिखाए जाते हैं और पता चलता है क्लैकेडोर इस प्लेन में अकेला नहीं है, उसके साथ में घर के नौकर भी शामिल हैं। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो घर में सामान चोरी करते हुए काया के रूम में पहुंच जाती है। काया ये देखकर भी कुछ नहीं बोलती और वो साथ बैठकर बातें करते हैं और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, यूसुफ को ये जान के हैरानी होती है कि लूफी उसके फादर से मिला है जो काफी टाइम से यहाँ से गायब हैं। लूफी बताता है कि उसके फादर शेंग की टोली में है जिनका नाम यूसुफ है। तभी जोरो शराब मांगता है तो यूसुफ उसे तहखाने में ले जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारी वाइन के बॉक्सेस पड़े हैं। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है वहाँ पड़ी डेड बॉडी पे जो की होती है मैसी की, जिसे की क्लैकेडोर ने उसकी बात ना मानने पे मार डाला था और यूसुफ और जोरो को क्लैकेडोर की नीयत भी समझ में आ जाती है। साथ ही जोरो को ये भी याद आ जाता है कि उसने क्लैकेडोर को पहले कहाँ देखा है। वो दरअसल एक समुद्री लुटेरा होता है जिसके ऊपर इनाम था और उसका नाम था कुरू। रूमर्स ऐसी थी कि उसे एक्स हैंड मोर्गन ने मार दिया है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुरू अभी भी जिंदा है। इस मौके का फायदा उठा के कुरू के साथी जो नौकर बने हुए हैं वो जोरो को बेहोश कर देते हैं और मौके का फायदा उठा के यूसुफ वहाँ से भाग जाता है। यूसुफ सारी बस्ती को जाके बताता है कि लुटेरे आ गए हैं, लुटेरे आ गए हैं। पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो इस बात का काफी नाटक करता था, इसीलिए जब वो इस बार सच बोल रहा होता है तो किसी को भी उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं होता। तब यूसुफ अपनी बचपन की एक स्टोरी को याद करता है जहाँ उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार होती है और वो उन्हीं के लिए ये सब कुछ किया करता था क्योंकि उसके फादर उन लोगों को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। ये सोच के यूसुफ काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा होता। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोबी आता है, वो बताता है कि मुझे तुम पे बिलीव है। इधर हमें दिखाया जाता है कि क्लैकेडोर और कुरू के नौकर जोरो और मैरी को लेके एक वेल में फेंक देते हैं ताकि वो उनकी लाश को ठिकाने लगा सके और कुएं
में फेंकने के बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोरो अभी जिंदा होता है। वही हमें जोरो का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि 7 साल पहले जोरो स्वॉर्ड्समैन बनने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसकी एक राइवल होती है जिसका नाम कुना था। उससे वो प्रैक्टिस फाइट हार जाता है, जिसमें कुना उसे कुछ एडवाइस ऑफर करती है, पर जोरो उसे ना लेके रियल स्वॉर्ड से फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे कुना एक्सेप्ट कर लेती है। पर जोरो उस फाइट में भी टिक नहीं पाता, वो वहाँ पे भी हार ही जाता है। और इस हार के बाद में जोरो काफी बुरी तरीके से टूट जाता है, जिस पर कुना उसे बोलती है, बहुत जल्द जोरो तुम एक बच्चे से आदमी बन जाओगे, जिसके बाद में तुम्हारे अंदर बहुत ताकत और फुर्ती होगी। तब तुम्हारे लिए किसी को भी हराना और खास करके किसी लड़की को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ताकत में एक औरत कभी भी आदमी को हरा नहीं पाती। लेकिन जोरो को कुना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन के दिखाएगा। अगले दिन जोरो जब कुना से लड़ने के लिए वेट कर रहा होता है, तब उसके सेंसे वहाँ आते हैं और वो बताते हैं कि कुना की एक्सीडेंटली मौत हो गई है। तब जोरो कुना के फेयरवेल में उसके ओनर में कुना की तलवार रख लेता है, जिससे कि वो अपने प्रॉमिस को याद रख सके। और अपनी स्टोरी से इंस्पायर होकर जोरो उस वेल से निकल आता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसोफ को, जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कोबी और उसके साथी को, जो उस पर बिलीव अभी तक नहीं करते। लेकिन जब वो लूफी का नाम लेता है तो वो लोग उसके साथ में काया के महल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में कोबी की मुलाकात कुरु से होती है, लेकिन कोई भी नौसैनिक कुरु को पहचान नहीं पाता। कुरु उन सभी को अपनी बातों से इतना उलझा देता है कि उन्हें उसूफ की बातें गलत लगने लगती हैं और वो लूफी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ लूफी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, क्योंकि उसने पॉइजन सूप को पी लिया था, जो कि काया के नौकरों ने काया के लिए बनाया था। इन सब के बाद में उसूफ सीधा काया के रूम में आ पहुँचता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, लेकिन काया उसकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। लेकिन तभी नामी कुरु के एक मेंबर को बेहोश करके काया के रूम में आ पहुँचती है। नामी भी काया को वही सेम चीज और सारी सच्चाई बताती है जो यूसुफ ने बताया था। तब जाके काया को उन दोनों पर यकीन होता है। इधर हम देखते हैं कि कुरु इंतजार कर रहा था 12 बजने का, क्योंकि 12 बजे काया लीगली 18 साल की हो जाएगी। जिसके बाद में कुरु अपने नुकीले ब्लेडों से काया पर अटैक करने लगता है, जिससे वो बच तो जाते हैं, लेकिन काया के हाथ पे चोट लग जाती है। पर इसके बावजूद भी कुरु उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हम लूफी को देखते हैं, जिसे नौसेना अपने साथ लेके जा रही होती है, लेकिन वो अपने मुंह से सारा पॉइजन बाहर निकालता है और वो जाके गिरता है कैप्टन मॉर्गन के बेटे के ऊपर। जिसके बाद में लूफी कोबी को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से तभी वहाँ पे जोरो आ पहुँचता है और लूफी सबको बेहोश करके वहाँ से काया के महल की तरफ निकलने लगता है। जिसके बाद में वो महल जाके देखते हैं कि महल को चारों तरफ से सील कर रखा है। जिसके बाद में जोरो एक दरवाजे को खोलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। पहुँचने के बाद में हमें टीम लूफी वर्सेस टीम कुरु दिखाई देती है, जो कि काफी अमेजिंग फाइट थी। पर लूफी अपनी गम पावर से कुरु को हराने में कामयाब भी हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उनके पीछे एक मुसीबत और थी। मरीन नौसैनिक अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे, जिससे बचकर जाने के लिए और काया की जान बचाने के लिए काया उन्हें एक बोट गिफ्ट करती है, जो कि लूफी को पसंद आई थी। अब उसे फैसला करता है लूफी के साथ जाने का, क्योंकि उसे रोमांचक किस्से चाहिए थे, इसलिए वो फाइनल गुड बाय बोलता है काया को। इधर मरीन बोर्ड पे कोबी गार्प से माफी मांगता है, बोलता है कि लूफी को मैंने जाने दिया क्योंकि मुझे ऐसा ही करना ठीक लगा। और गार्प कोबी से बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसे दिखाता है कि लूफी और उसकी टीम नई बोट से निकल रही है। जिसके बाद में नौसैनिक लूफी के बोट के पीछे पड़ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। इधर लूफी और उसके साथी अपनी जीत की खुशियां मना रहे होते हैं और नई बोट मिलने की भी, और आगे क्या करना है उसका प्लान कर रहे होते हैं। तभी उन पर नौसैनिक हमला कर देते हैं। लूफी जल्दी से अपनी दूरबीन निकालता है और वो मरीन बोट की तरफ देखता है, जहाँ उसकी नजर सीधा गार्प पे जाके पड़ती है और वो बोलता है कि दद्दू तुम। और लूफी को गार्प को अपना ग्रैंडपा कहते हुए सुन जोरो, नामी और उसूफ को शौक लगता है। और यहीं पे इन दोनों बेहतरीन एपिसोड का एंड हो जाता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड और वन पीस कैसा लगा। बहुत ही जल्द हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाले हैं, तो आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं कि नाबी ने उस समय फोन पर बात किससे की थी और क्या वो इन लोगों को धोखा देने वाली है, और अब ऐसा कौन है जो लूफी की टीम को ज्वाइन करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।